नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज के वीडियो में मैं ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों के बारे में बात करूंगा, जो निस्संदेह 2025 में भारत द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उसकी प्रॉक्सी वॉर से रोकना था। दुर्भाग्यवश इसका उल्टा ही हुआ। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान नहीं डरा, बल्कि भारत ही डर गया। और इसी वजह से अब पूरी पहल पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथों में चली गई है। अब वही अकेले यह तय करेंगे कि भारत में प्रॉक्सी वॉर की जरूरत और उसका स्तर क्या होगा, और भारत पाकिस्तान के बीच संभावित सीधी जंग यानी युद्ध एडिशन कब और कैसे होगी। अब यह स्थिति 4 बड़े कारणों की वजह से बनी है, जिन पर मैं कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन संक्षेप में ये 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि दोनों विरोधी यह समझ चुके हैं कि जब भी भारत में बीजेपी की सरकार होती है, उसमें लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। दूसरा कारण यह है कि अब यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है, और अब हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संकट, टकराव, संघर्ष या सीधी जंग की स्थिति में ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन करेगा, भारत का नहीं, और इसके क्या नतीजे होंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तीसरा कारण यह है कि हमने देखा कि चीन ने अपनी गैर घातक क्षमताओं के साथ पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन किया, जब भारत को एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध का सामना करना पड़ा था, और मैंने इसके बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे कि यह सब तो होगा ही, बल्कि उससे भी कहीं अधिक होगा। इतना अधिक कि युद्ध की प्रकृति और स्वरूप ही बदल जाएगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए इसे समझाऊंगा। और पहली बार अगले संकट में हम देखेंगे पाकिस्तानी सेना युद्ध के संचालन स्तर पर मुकाबला करेगी, जो उसने भारत के साथ पिछले वर्षों में किसी भी ऑपरेशन या युद्ध में नहीं किया है। अब तक दोनों देशों के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, दोनों की रणनीतियां एक जैसी रही हैं और दोनों ने लड़ाई लड़ी है। यह सब सामरिक स्तर पर हुआ, जो कि लड़ाइयों, क्षरण और थकावट पर आधारित था, जहां दोनों सेनाओं या जमीनी बलों की मुख्य भूमिका थी। अगले युद्ध में ऐसा नहीं होगा जहां मैं समझाऊंगा कि पाकिस्तानी सेना कैसे लड़ेगी। यह सामरिक नहीं, बल्कि संचालन स्तर पर, युद्ध के कहीं ऊंचे स्तर पर होगा। अब और चौथा कारण यह है कि भले ही भारत ने पाकिस्तान और पीएलए को अपना मुख्य सैन्य खतरा माना है, और अप्रैल 2020 से पीएलए पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में मौजूद है, दुर्भाग्यवश आज भी भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान युद्ध को समझते नहीं दिखते, जिसके खिलाफ भारतीय सेना को तैयारी करनी चाहिए। और मैं अब इन सभी मुद्दों पर कुछ विस्तार से बात करूंगा। आइए भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से शुरू करते हैं। अब दोनों विरोधियों ने ऑपरेशन पराक्रम में देखा, जिसे वाजपेयी सरकार ने किया था। यह ऑपरेशन वाजपेयी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया गया था, लेकिन इसे उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुंचाया गया। और हमने यही बात प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भी देखी है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के संकट के साथ साथ चीन के साथ भी कई संकट आ चुके हैं। उदाहरण के लिए 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2017 में चीन के खिलाफ डोकलाम संकट, 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हमला, और फिर मई 2020-25 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये सभी ऑपरेशन भारत द्वारा शुरू किए गए थे, लेकिन किसी को भी उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में लड़ाई के लिए इच्छा शक्ति की कमी थी। और यह बात विरोधी जानते हैं, और इसके स्पष्ट प्रभाव भी हैं। अब मैं उस दूसरी बात के बारे में बात करना चाहता हूं, जो मैंने कही थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संकट या युद्ध होता है, तो अमेरिकी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। मैं इसे समझाने से शुरू करता हूं। अगर आप अमेरिकी कांग्रेस के लिए
एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पैनल द्वारा लिखी गई विशाल रिपोर्ट को देखें जो 2025 में आई थी, उसमें मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की झड़प का उल्लेख किया गया है और यह पहलगाम हमले का परिणाम था, जहां 26 नागरिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। फिर भी यह रिपोर्ट पहलगाम में हुए एक उग्रवादी हमले की बात करती है। अब इसका तात्पर्य बहुत सीधा है कि ट्रंप प्रशासन भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे, उसे दोषी नहीं ठहराएगा। इसके बाद उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 दिन की झड़प में पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना पर सफलता मिली थी। यह पहली बार है जब अमेरिकियों या पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिकियों ने यह आकलन किया है कि पाकिस्तान की सेना पारंपरिक रूप से भारतीय सेना से अधिक मजबूत है। 1971 के बाद यह पहली बार हुआ है, क्योंकि 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाया था। यह अच्छी तरह समझा जाता था कि क्योंकि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से कहीं बड़ी है, उसकी पारंपरिक सेनाएं भी अधिक हैं, इसलिए वह पाकिस्तान की सेना से श्रेष्ठ है। तो ये सोच अब टूट चुकी है, कम से कम अमेरिकियों के नज़रिए से, और इस रिपोर्ट में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, और मैं रिपोर्ट से ही उद्धृत कर रहा हूं, कि चीन ने पूरे संकट के दौरान पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों की ताज़ा जानकारी दी थी। तो यह इस तथ्य को स्वीकार करना भी है कि पीएलए ने पूरे संकट के दौरान अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं के जरिए पाकिस्तान की मदद की थी। और साथ ही यह भी अमेरिकी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि भविष्य के किसी संकट में पीएलए को अपनी गैर घातक क्षमताओं के साथ पाकिस्तान का समर्थन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि हम जानते हैं कि पीएलए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत दूसरी बार किए गए सुधारों में, जो अप्रैल 2024 में हुए, पीएलए ने 2 नए संगठन बनाए हैं जो मेरी चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, और ये 2 हैं एरोस्पेस फोर्स, जो कि इसकी अंतरिक्ष क्षमताओं से संबंधित है, इसकी अंतरिक्ष क्षमताओं, और साइबर स्पेस फोर्स जो इसकी साइबर क्षमताओं से संबंधित है। ये दोनों स्वतंत्र शाखाएं हैं जो सीधे उच्चतम स्तर यानी केंद्रीय सैन्य आयोग को रिपोर्ट करती हैं। तो हम देखेंगे कि एरोस्पेस फोर्स जो वह शाखा है जो यह उपलब्ध कराएगी पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से, अगर भारत के साथ कोई और संकट या युद्ध होता है। तो इसका मतलब यह है कि अन्य बातों के अलावा जब हम इस एरोस्पेस फोर्स की नॉन काइनेटिक क्षमताओं की बात करते हैं, पाकिस्तान की सेना को 24 घंटे निगरानी उपलब्ध होगी। फिर पाकिस्तान पक्ष को बहुत ही सटीक मिसाइल टारगेटिंग उपलब्ध होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्षमताएं जो कि एरोस्पेस क्षमताएं हैं, चीन द्वारा पूरी तरह से प्रदान की जाएंगी। और फिर इस एरोस्पेस फोर्स में ये क्षमता है कि वह नॉन काइनेटिक क्षमताओं के माध्यम से विरोधी को हटाने, भ्रमित करने और अक्षम करने में सक्षम है। भारत के सीमित सैटेलाइट्स जो युद्ध के समय भारतीय सेना के लिए उपलब्ध होंगे या होने चाहिए, अब इन सब मामलों में अमेरिकियों को कोई समस्या नहीं होगी। अगला यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संकट में मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाएंगे। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समस्या या संकट आया है, दोनों पक्षों ने अलग अलग समय पर अमेरिका से मध्यस्थता या मदद मांगी है, ताकि दोनों के बीच तनाव कम हो सके। उदाहरण के लिए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वाजपेयी सरकार ने अमेरिकियों से मदद मांगी थी। उस समय के एनएसए ब्रिजेश मिश्रा ने अपने अमेरिकी समकक्ष कोंडोलीजा राइस से संपर्क किया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद मिली थी, और इसके समर्थन में पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। ट्रंप प्रशासन ने मोदी सरकार की भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम लाने में मदद की थी, लेकिन इस श्रेय को मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया जा रहा है। अब जब मैं सबूत की बात करता हूं, तो सबूत बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 मई को, जो कि हवाई हमलों के अगले दिन है, 6 से 7 मई की रात को
वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी कि भारत के एनएसए डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से संपर्क किया था। अब आप संपर्क क्यों करते हैं? आप संपर्क इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मदद चाहिए, आपको अमेरिकियों से मध्यस्थता चाहिए। लेकिन भारतीय पक्ष इस बात से इनकार करता है। फिर हमें यह भी पता है कि 10 मई को सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ही अपने सोशल मीडिया पर यह डाला था कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। उस दिन बाद में ही भारत के विदेश सचिव ने कहा कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन इस युद्ध विराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया गया। और सिर्फ 2 दिन पहले हमने देखा कि रिकी गिल, जो एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हैं और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कार्यरत हैं, उन्हें उनके बॉस मार्को रूबियो द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि रिकी गिल ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने और युद्ध विराम लाने में भूमिका निभाई है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि भारत में यह महसूस किया जाता है कि अगर यह श्रेय दिया गया तो यह प्रधानमंत्री को एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में नहीं दिखाएगा जो अकेले ही पाकिस्तान की चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब इसके कुछ निहितार्थ हैं और उनमें से एक बड़ा निहितार्थ यह है कि भारतीय सेना को अपने अगले संकट या पाकिस्तान के साथ संघर्ष में जीपीएस उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसे बंद भी किया जा सकता है। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब भारतीय सेना के लिए जीपीएस उपलब्ध नहीं है और पीएलए का एरोस्पेस विभाग अपना काम कर रहा है, यानी गैर गतिज क्षमताओं के माध्यम से भारतीय उपग्रहों को उनकी कक्षाओं से हटाने का काम। अब अंतरिक्ष क्षमताओं के बिना हम कोई भी भारतीय मिसाइलों की सटीकता की कल्पना कर सकता है जो ऑपरेशन सिंधु में दिखाई गई थी, वह अगली संकट की स्थिति में नहीं रहेगी। तो फिर निश्चिंत रहें कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लाने की बात 60 से अधिक बार कही है, उन्होंने 7 जेट्स गिराए जाने की बात भी कही है, लेकिन वे यह कहने में संयमित रहे हैं कि 6 और 7 मई की रात को किस देश के लड़ाकू विमान गिराए गए थे। तो अगली किसी भी संकट की स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप से यह सार्वजनिक रूप से और बार बार कहे जाने की उम्मीद करें। और एक और बात है, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिकियों ने पाकिस्तान को $686 मिलियन का सैन्य पैकेज देने पर सहमति जताई है या देने वाले हैं, ताकि पाकिस्तान वायुसेना के पास मौजूद F-16 विमानों के रखरखाव और उन्नयन के लिए मदद मिल सके। इसका तात्पर्य बहुत सीधा है कि एक तरफ तो अमेरिकी पाकिस्तान को उनके पास मौजूद F-16 विमानों को अपग्रेड करने में मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पाकिस्तान वायुसेना इन F-16 विमानों का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ करेगी, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं दिखती। तो ये कुछ ऐसे नतीजे हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप अमेरिका के साथ हुए हैं या होंगे। अब मैं पाकिस्तान को चीन के समर्थन की बात करता हूं। सिर्फ 2 दिन पहले द हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने, जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और चीन की विदेश नीति पर एक मंच को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में चीन की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में बात की। स्पष्ट रूप से यह संदर्भ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, और मुझे लगता है कि वांग यी ने जो कहा है वह सही है, क्योंकि यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तो पाकिस्तान ने अन्य बातों के अलावा भारत और भारतीय सेना से संबंधित सभी मामलों में चीनी सलाह मांगी है। और हम यह भी जानते हैं कि शी जिनपिंग ने उस समय के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सलाह दी थी कि वे विकास पर ध्यान दें, सुरक्षा पर इतना नहीं। और हम जानते हैं कि सुरक्षा का ध्यान शी जिनपिंग रख रहे थे। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हैं,
मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि वांग यी ने तनाव कम करने के बारे में जो कहा वह पूरी तरह से विश्वसनीय बयान लगता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके निहितार्थ बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने आखिरकार यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि चीन के उच्चतम स्तर पर यह एहसास हो रहा है कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है तब तक दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण संभव नहीं है। और इसलिए मेरी राय में अगली बार भारत के साथ किसी संकट या संघर्ष में चीनी शायद पाकिस्तानियों को इतना नियंत्रित नहीं करना चाहेंगे। और इसका असर पड़ता है। असर इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने सही ही बताया है, आज पाकिस्तान की सेना के पास जो सैन्य हार्डवेयर है उसमें से 80% से 82% चीनी मूल का है। और यह तथ्य कि दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान की जो भी कमियां या सीमाएं थीं, वे अब दोनों ही देश तेजी से अपनी अपनी ऑपरेशनल कमियों को भर रहे हैं ताकि अगली चुनौती के लिए तैयार हो सके। और यह भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान इस काम को भारत की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से कर पाएगा क्योंकि उसे चीन से समर्थन मिल रहा है और उसके पास चीनी मूल का उपकरण है। और यह कांग्रेस रिपोर्ट पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात करती है जिनमें से 40 J-35 चीन को मिलने वाले हैं। यह लंबी दूरी की मिसाइलों की भी बात करता है जो PL-15 के अलावा हैं। PL-17 को पाकिस्तान की सेना को दिया जाएगा, फिर के J-500 AWACS पाकिस्तान की सेना को जाएगा, फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म जैसे HQ-19 चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एंटी ड्रोन सिस्टम प्लेटफॉर्म जिनमें माइक्रोवेव हथियार और लेजर हथियार होंगे, वे भी चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि जबकि ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने 2025-2026 के लिए अपने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की है, यह कहानी का केवल एक पक्ष है। बजट को अलग रख दें, पैसे को अलग रख दें, चीन यह सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई और संकट आता है या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है तो पाकिस्तान हार नहीं पाएगा और भारत जीत नहीं पाएगा। और इसी वजह से मैंने कहा था कि मौजूदा हालात में जहां ट्रंप प्रशासन भारत का समर्थन नहीं करेगा, अगली किसी भी संकट की स्थिति में हम देखेंगे कि चीनी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की प्रकृति को बदलने में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं संक्षेप में उन लोगों के लिए समझा दूं जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कि जब हम युद्ध की प्रकृति की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि युद्ध क्या है और हर युद्ध हिंसा के बारे में होता है, ये खून खराबे के बारे में होता है। जब से युद्ध शुरू हुआ, जब से मानव जाति ने युद्ध शुरू किए, यह हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में रहा है और इसलिए सही ही कहा गया है कि युद्ध का स्वभाव कभी नहीं बदलता। लेकिन युद्ध का चरित्र का मतलब है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। यह लगातार बदलता रहा क्योंकि इसमें नई नई तकनीकों का समावेश होता रहा और इसी वजह से युद्ध की नई अवधारणाएं बनती रहीं। तो यह लगातार बदलता रहा। हर बार जब कोई नई तकनीक आई तो यहां जो बात समझने वाली है वह यह है कि दो बड़ी संस्थाओं के कारण जो बनाई गई हैं, जैसा कि मैंने कहा PLA में अप्रैल 2024 के सुधारों के परिणाम स्वरूप, और ये दो संस्थाएं जिनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, वे हैं एरोस्पेस फोर्स और साइबर स्पेस फोर्स। ये वे गैर घातक क्षमताएं हैं जहां हम देखेंगे PLA की भूमिका और भी बड़ी होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान पक्ष ने अपनी साइबर क्षमताओं का सीमित रूप में प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर थिएटर में जहां रिपोर्ट्स आई कि हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर प्रशासन के सरकारी कंप्यूटर साइबर हमलों के कारण बंद रहे। देखिए, साइबर हमले गैर निरूपणीय होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यह किस देश से आया, क्योंकि ये कहीं से भी किसी भी देश द्वारा किया जा सकता है। तो यहां जो बात कहने की है वह यह है कि PLA के पास भारत पर पर्याप्त साइबर टोही डेटा है और आज इसके पास जिन दो संगठनों का मैंने अभी जिक्र किया उनकी वजह से यह क्षमता है कि हमारे उपग्रहों को निष्क्रिय कर सके और पूरे भारत में, जिसे युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, साइबर अभियान चला सके।
दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में नागरिक जीवन को पूरी तरह से ठप कर सकता है। उनके पास ये क्षमता है और अगर वे अगली संकट की स्थिति में ऐसा करते हैं क्योंकि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान जीते, तो दुनिया के नजरिए से देखें तो ये किसी भी देश द्वारा किया गया पहला साइबर अभियान भी होगा और चीन के लिए यह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी यानी अमेरिकी सेना के खिलाफ साइबर में पहला उपयोगकर्ता होने का लाभ देगा। अब जहां तक युद्ध के स्वरूप का सवाल है वह भी बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आज पाकिस्तान की सेना के पास संचालन स्तर के युद्ध लड़ने की क्षमता है। संचालन स्तर का युद्ध का मतलब है कि आप गहराई में लड़ते हैं, आप भूमि युद्ध क्षेत्र में गहराई में प्रहार करते हैं। जब आप गहराई में प्रहार करते हैं तो इसका मतलब है कि दुश्मन की आगे बढ़ने वाली सेनाएं वे आकर अग्रिम पंक्ति से नहीं जुड़ सकती और इसलिए दुश्मन की रक्षा व्यवस्था बिखर जाती है। अब यह क्षमता उनके पास विभिन्न संगठनों के कारण है जो अब मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने ऑपरेशन सुंदर में संचालन स्तर पर लड़ने की अपनी क्षमता दिखाई। एक नए विचार मल्टी डोमेन ऑपरेशन के तहत, जिसमें वह डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग करके विजुअल रेंज मिसाइलें दाग सकती थी। तो हमने वह क्षमता देखी, दुनिया ने भी तब देखी और उसके तुरंत बाद ऑपरेशन सुंदर के बाद पाकिस्तानी सेना ने इसके तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड बनाया है जिसमें सभी पारंपरिक मिसाइल क्षमताएं, वे पारंपरिक मिसाइलें जो पाकिस्तान सेना के पास हैं या जो उसे पीएलए से मिलने की संभावना है, शामिल है। और इसमें मैं उन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी शामिल करता हूं जो पीएलए पाकिस्तान सेना को देने वाली है, जो एक गेम चेंजर साबित होंगी। ये सभी रॉकेट फोर्स कमांड के अंतर्गत आएंगी और यह भी युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेगा, जिसका अर्थ है भारतीय क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र की गहराई में प्रहार करना। जैसा कि मैंने कहा, ये दो संगठन जिन्हें पीएलआई ने बनाया है, यानी एरोस्पेस फोर्स और साइबर स्पेस फोर्स, ये भी संचालन और रणनीतिक दोनों स्तरों पर काम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से संचालन स्तर की बात करें तो हम अब युद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं और युद्ध क्षेत्र नहीं तो यहां भी इनकी एक भूमिका होगी। और साथ ही जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के पास ये क्षमताएं नहीं हैं, खासकर ये क्षमताएं साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अंतरिक्ष में, और यही वह जगह है जहां युद्ध जीता या हारा जाता है और मैंने इसे अपने पहले के वीडियो में समझाया है। तो पाकिस्तान की सेना को यह बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और एक और बड़ा फायदा जो पाकिस्तान की सेना को मिलेगा वह यह है कि युद्ध लड़ने के संचालन स्तर के अलावा रणनीतिक स्तर पर जो युद्ध का सबसे ऊंचा स्तर है, वह युद्ध और शांति के फैसले भारतीय सेना की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ले सकेगी, क्योंकि पाकिस्तानी पक्ष ने जो किया है वह उस 27 तारीख की घटना के परिणाम स्वरूप है। संवैधानिक संशोधन ने न केवल असीम मुनीर को आजीवन संवैधानिक प्रतिरक्षा दी है, बल्कि इसने पाकिस्तान की सभी पारंपरिक मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को भी उसकी शक्तिशाली सेना प्रमुख के अधीन कर दिया है, जो आज 5 स्टार हैं। वह एक फील्ड मार्शल हैं और साथ ही डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख भी हैं, जिसका मतलब है कि वे पाकिस्तान सेना की तीनों भौतिक सेवाओं का नेतृत्व करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य सुधार भी किए गए हैं, बदलाव आए हैं, जहां जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है और नेशनल कमांड अथॉरिटी को कमजोर कर दिया गया है। जहां तक राजनीतिक नेतृत्व की बात है, एक नया संगठन बनाया गया है जिसे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कहा जाता है, जिसके अधीन स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन होगा, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से संबंधित है। यह सब कुछ शक्तिशाली पाकिस्तान सेना प्रमुख के अधीन होगा। तो यहां जो बात कहने की है वह यह है कि यह अकेला व्यक्ति निश्चित रूप से चीन के साथ विचार विमर्श करके भारत के साथ युद्ध और शांति के मुद्दों का निर्धारण करेगा। तो पाकिस्तान सेना के संदर्भ में रणनीतिक स्तर और संचालन स्तर पर निर्णय लेना अब और तेज होगा। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि उनके पास वहां लड़ने की क्षमताएं कैसे हैं
और वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भारत के संदर्भ में भारी जनशक्ति वाली सेना के आगे होने की जो सारी बातें हो रही हैं, उन पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी करनी है, तो उसे अपनी जनशक्ति में भारी कटौती करनी होगी, क्योंकि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह एक विषय है जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और आखिरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह यह है कि इन सब के अलावा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पाकिस्तान और चीन की ओर से इस एक मोर्चा एकीकृत युद्ध के लिए निर्धारित किया गया है, जो उन्हें चाहिए होगा वह है कि पाकिस्तान पक्ष को युद्ध के अचानक बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है असीमित गोला बारूद, असीमित युद्ध और सभी स्पेयर पार्ट्स, ताकि पूरे अभियान के दौरान तीव्र हमलों का समर्थन किया जा सके। तो यह क्षमता, यह लाभ पाकिस्तान पक्ष के पास होगा, भारतीय पक्ष के पास नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2022 से पाकिस्तानियों के संदर्भ में उनके सैन्य प्रतिनिधि वहां तैनात रहे हैं। पाकिस्तान दूतावास में चीन में अतिरिक्त लोग हैं जिनका एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध के लिए सभी आपूर्तियां, असीमित आपूर्ति चीन से पाकिस्तान तक लगातार पहुंचती रहे। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि भारत हतोत्साहित है। अब मैं अपने अंतिम बिंदु पर आता हूं, जो दुर्भाग्यवश यह है कि भारतीय सैन्य नेतृत्व अभी भी उस युद्ध को नहीं समझता जिसकी तैयारी उसे करनी चाहिए। हाल ही में हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान थे, जिन्होंने 23 दिसंबर को आईआईटी बॉम्बे में एक व्याख्यान दिया, जहां उन्होंने 4 बिंदु रखे। जहां तक युद्ध का सवाल है, उन्होंने कहा कि भारत को 2 प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक, उन्होंने कहा आतंकवाद को रोकने के लिए कम अवधि का उच्च तीव्रता वाला संघर्ष, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। खैर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था, जिसे मैंने अभी समझाया है, और यह पीएलए की क्षमताओं से और भी मजबूत हो जाएगा। पीएलए को भारत से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब ये क्षमताएं मौजूद हैं और दूसरी तरफ के पास और भी ज्यादा क्षमताएं हैं, तो दूसरी तरफ उनके युद्ध के उद्देश्यों के अनुसार युद्ध की अवधि और तीव्रता तय करेगा। तो अनिल चौहान का यह कहना कि यह एक कम अवधि का उच्च तीव्रता वाला युद्ध होगा, कुछ ऑपरेशन सिंदूर जैसा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दिन और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अगला कदम एक वास्तविक युद्ध होगा। भगवान न करे अगर यह भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, तो यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं होगा। अगला बिंदु जो वे उठाते हैं वह यह है कि भारत को उन पड़ोसी देशों के साथ भूमि आधारित दीर्घकालिक संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिनके साथ उसका क्षेत्रीय विवाद है। अब यहां वे 2 मोर्चों पर युद्ध की बात कर रहे हैं। अब ये एक भ्रांति है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि वास्तव में पाकिस्तान 2 मोर्चे, भारत, और मुझे इसकी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वे पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वे 2 मोर्चों पर युद्ध कैसे लड़ेंगे, जहां उनका मानना है कि चीनी और पाकिस्तानी दोनों की युद्ध क्षमताएं समान हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वह मैं पहले ही दिनों में समझा चुका हूं। चीन की भारत के साथ युद्ध लड़ने की कोई मंशा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान का समर्थन करना होगा। मैंने बार बार कहा है, और वहीं पर लड़ाई होगी। अब आगे अनिल चौहान ने नए क्षेत्रों और उनमें उनकी असम्मित भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस और कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कॉग्निटिव कोई युद्ध का क्षेत्र नहीं है, यह अपने आप में एक युद्ध है। जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो हम इसे युद्ध के एक क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं, और जो वह कहना चाह रहे हैं वह यह है कि कॉग्निटिव एक माइंड गेम है, जिसमें आप मानसिक रूप से दुश्मन को थका देते हैं।
इसका मतलब है कि आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। तो ये युद्ध का कोई क्षेत्र नहीं है, यह अपने आप में एक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो केवल वास्तविकता पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए पीएलआई में उनके पास एक विशेष संगठन है जिसे पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो सीधे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अधीन काम करता है और जिसका पूरा काम, एकमात्र काम, जिसे वे प्रोपेगेंडा कहते हैं, वह नैरेटिव बिल्डिंग से जुड़ा है। लेकिन आप केवल तभी नैरेटिव बना सकते हैं जब वास्तव में पहले जमीन पर कुछ हुआ हो, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में आमतौर पर कहा जाता है कि नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव बिल्डिंग हुई। पाकिस्तानियों ने भारत पर बढ़त हासिल की। असलियत यह है कि 8 मई को पाकिस्तानी पक्ष ने जो किया वह यह था कि उन्होंने दोनों देशों, दोनों वायु सेनाओं के बीच हुई हवाई हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को पूरी तरह से जानकारी दी, जबकि भारतीय पक्ष ने अब तक उन हवाई हमलों के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जब तक कुछ है ही नहीं और आप कुछ दिखाते नहीं, तब तक आप उस पर नैरेटिव नहीं बना सकते। तो यहाँ जो बात समझने की है वह ये है कि अनिल चौहान को ये समझना चाहिए कि यह अपने आप में एक युद्ध है और चीनी इसे सूचना युद्ध कहते हैं। तो आज जो चीनी लड़ रहे हैं वह एक सूचना आधारित युद्ध है, एक बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध है जो कि गतिशील, काइनेटिक है और साथ ही उनके पास गैर गतिशील, नॉन काइनेटिक युद्ध भी है जो कि सूचना युद्ध है, जिसे सार्वजनिक राजनीतिक कार्य विभाग द्वारा अंजाम दिया जाता है। अब मैं अपने अंतिम बिंदु पर आता हूं जिसे अनिल चौहान ने उठाया था, जहां उन्होंने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे दोनों विरोधियों भारत और चीन के साथ यह नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए हमें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि कोई भी परमाणु युद्ध नहीं लड़ रहा है। तो जो आपको चाहिए, जो भारत को चाहिए, वह सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता है। चीन को भूल जाइए। आप पहले वे क्षमताएं विकसित कीजिए जो आज मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब वह साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो भारत के पास ये क्षमताएं नहीं हैं या ये बहुत ही नगण्य हैं। मैं यहाँ इसकी विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसलिए इन्हें विकसित करना जरूरी है। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि युद्ध को बहुत सही तरीके से और बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर सकता या उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इससे सीधा युद्ध छिड़ जाएगा और मैंने पहले ही उस युद्ध के परिणामों को समझा दिया है। और मेरी अंतिम बात उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि भारत की परमाणु क्षमताएं चीन या पाकिस्तान को डरा सकती हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि आज चीन के पास यह क्षमता है कि वह भारत के परमाणु हथियारों को ढूंढ सके, निष्क्रिय कर सके, नष्ट कर सके, उन्हें असेंबल होने से पहले ही।